नमस्कार दोस्तों, नागराज के अगले एपिसोड नागराज और बेम बेम बिगोलो में आपका स्वागत है। बेम बेम बिगोलो वही कैरेक्टर है जो जिम्नास्ट में माहिर है और जिसको रबड़ का गुड्डा भी कहा जाता था। भाई डे बाय डे जो नागराज की कॉमिक्स है ना, उसमें क्रूरता और खूंखारनेस बढ़ती जा रही है, हिंसा का लेवल बढ़ता जा रहा है और इसमें जो इसकी मौत होती है ना, वो एक अलग तरीके से होती है। आओ शुरू करते हैं। नागराज इटली के ग्रेट जिम्नास्ट कुंग-फू मास्टर बेम बेम बिगोलो की तलाश में पहुंचा सैन मेरिनो, जहां से उसका सफर एक बोट में आरंभ हुआ। नागराज एक बोट पर है, उसपे कुछ पुलिस वाले भी हैं, नागराज है, कुछ और लोग भी हैं। नागराज सोच रहा है, मुझसे मुकाबले का बेहद इच्छुक था बेम बेम बिगोलो उर्फ रबड़ का गुड्डा। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके बाहर बहुत लंबी सी कतार लगी है, लोग लाइन लगा के घुसने को तैयार है। अंदर जो दो गेट है बेसिकली, एक घुसने का, एक बाहर निकलने का। जो गार्ड है वो हर एक को रोक कर अंदर जाने दे रहा है और दूसरे गेट से लोग बाहर आ रहे हैं। सिसिली, शहर पालरेमो, ये जो लंबी पंक्ति किसी शो के टिकट के लिए लगी है क्या? जरा ठहरिए, यहाँ तो कुछ और ही दृश्य है। गार्ड एक को बोलता है जाओ, गार्ड दूसरे से बोलता है अब तुम, और ये क्या, खाली हाथ? ठीक है, जाओ भीतर। और भीतर से गूंजी चीख का स्वर सुनकर पंक्तिबद्ध लोगों के चेहरे पड़ गए आतंक से पीले। खाली हाथ भीतर गया था वो, आई की आवाज आ रही है और लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। दूसरे गेट पर एक बंदा स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आ रहा है मृत अवस्था में। और अंत में इस जाने पहचाने से ओवरकोट में ये है कौन? ये ओवरकोट में एक व्यक्ति है जो नागराज लग रहा है। गार्ड उससे बोलता है तुम भी खाली हाथ, जाओ भीतर। मरेगा ये भी, अब स्ट्रेचर पर ही वापस लौटेगा भीतर से ये। पर बेचारे वो लोग क्या जानते थे कि इस इंसान को स्ट्रेचर पर लिटाने वाले शैतान अभी पैदा ही नहीं। और दूसरे गेट से जहाँ से लोग बाहर आ रहे थे, वहीं से अब अंदर से कुछ गुंडे बाहर आ रहे हैं। आ ऊ आ धाड़। गार्ड ने जब ये सब देखा तो चिल्लाया, उसे भून दूंगा। वह गार्ड से की तरह भीतर दाखिल हुआ, किंतु भीगी बिल्ली की तरह बाहर निकला और उसके सर पे एक बॉक्स था, गले में नागराज का एक सांप। अरे ये तो नागराज है। बाहर खड़े लोग अब थोड़े चौकन्ने हुए। नागराज बोलता है, इस बक्से में वह धनराशि है जो आप लोगों ने इन्हें हफ्ते के रूप में दी थी। शहर के बीचों बीच अचानक दिखाई पड़े हंगामे के आसार, क्योंकि एक येलो स्कर्ट रेड टॉप में एक लड़की हाथ में पर्स लिए सुंदर सी, और उसे पीछे से आती हुई कार ने टक्कर मारते हुए रोकने की कोशिश करी। अंदर बैठे लोग बाहर निकले। तुम जैसी खूबसूरत युवती को इस प्रकार अकेले नहीं घूमना चाहिए। आउच, आह, कौन हो तुम? वो उसे खींच कर गाड़ी में बिठा रही है। बचाओ, छोड़ दो मुझे, आह बचाओ। भीड़ भरी सड़क पर उस घटना की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह प्रतिक्रिया हुई थी, बचाओ। गाड़ी जा रही थी, उसकी आवाज अंदर एक रेस्टोरेंट में बैठे नागराज ने सुन ली। सरपरस्ती पर झूलता नागराज कहाँ जा रहा है? शहर से दूर बंदरगाह पर रुकी वह कार, और कार से उसे बेहोश अवस्था में दो लोग निकाल रहे हैं लड़की को। सिर्फ तैयार खड़ा है, जल्दी करो। इसे बेहोश न करते तो बेकारी हंगामा मचाती। चीफ दो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। लड़की को लेकर वे धड़धड़ाते हुए सिप पर चढ़ गए और शीघ्र ही जब वे लौटे तो बाहर सभी गार्ड बेहोश पड़े थे। इन्हें क्या हुआ सर? दो 30 सेकंड में ये बेहोश कैसे हो गए? 30 नहीं, सिर्फ 3 सेकंड। और बाकियों को भी मुक्का पड़ा नागराज का। दो के गुंडों ने घेर लिया उसे। एक तीरंदाज है, एक के हाथ में प्लेट्स हैं, एक मुक्केबाज है, दो के हाथ में गन है, एक चाकू वाला है। खतरनाक मचे हुए खिलाड़ी लोगों ने नागराज को घेरा हुआ इस बार। खत्म कर दो इसे, ये नागराज है, दो चिल्लाया। नागराज बोला, पहले मुझे इन सबका ही दिमाग ठिकाने लगाना होगा, तुझे इन सब के बाद देखूंगा दो। ठीक इसी पल चौक पड़ा नागराज, क्योंकि उस पर हो गई थी चाकुओं की बौछार। इतनी फुर्ती से चाकू चला रहा है ये। अब तेज धार वाली उड़न तस्तरियां आके उससे लड़ी। तीरंदाज ने तीर फेंक दिए, बॉक्सर ने मुक्का मारा, और एक बंदे ने जिसके पास गन थी उसने कुछ गन से छोड़ा, और नागराज समझ गया लाफिंग गैस का इस्तेमाल कर रहा है ये। नागराज को यह बात समझने के लिए एक पल भी न लगा कि इन सबको जरूर किसी बड़े आपराधिक संस्थान में ट्रेन किया गया है। इन कमांडोज को अभी सबक सिखाता हूँ। और नागराज ने अपनी सर्वसेना छोड़ दी सभी के ऊपर। वो सांप जाके मुक्केबाज के हाथों में लिपट गए। धनुष बाण खींच लाए, जिसके पास प्लेट्स वाली तस्तरी का पूरा भंडार था वो ट्रॉली खींच लाए। चाकू वाले की चाकू की बेल्ट कमर से निकाल ली। अब नागराज बोला, यह खौफ स्टाइल कैसा लगा बच्चे? ये है फ्लाइंग स्टाइल, और उसने उछलकर किक मारी। नागराज ने सिप का दरवाजा खोला। शीघ्र ही, जाओ तुम सब आजाद हो, और उसने दो को दबोच लिया। इसे छोड़ना मत नागराज, ये दो है, बेम बेम बिगोलो का दाया हाथ। बिगोलो का दाया हाथ? दो नागराज, इसे हमारे हवाले कर दो। हाँ, इसे मैं तुम्हारे ही सुपुर्द कर रहा हूँ। और नागराज ने दो को उन लड़कियों के हवाले कर दिया। उस ट्रिप से टोटल 5 लड़कियां बाहर आई थी, और दो का परिणाम देखने के लिए नागराज वहीं रुका रहा। लड़कियों ने उसे अपने सैंडल के कील से ठोक के मारा। नागराज ने पूछा, तुम कौन हो? मैं जेनी हूँ नागराज, पेशे से पत्रकार। ये सिर्फ हम सबको लेकर इटली से बाहर जा रहा था। दो हमारा सौदा कर चुका था। यहाँ आकर इन सब लड़कियों से ही मुझे पता चला कि दो अवैध ढंग से लड़कियों को जबरदस्ती अरब के शेखों के पास भेजता है। अगर तुम वक्त पर न पहुंच जाते नागराज, तो न जाने हमारा क्या होता। शैतान दो को उसकी करनी का फल मिल चुका है जेनी। काश मैं उस कमीने बेम बेम बिगोलो की लाश
भी देख पाती नागराज। पूरे सिसली शहर पर उसकी हुकूमत चलती। बेम बेम बिगोलो के गुंडे स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों इत्यादि से हफ्ता वसूल करते हैं, किंतु पकड़े जाने पर बिगोलो का नाम अपनी जुबान पर लाने के स्थान पर वे मौत को गले लगाना अधिक उचित समझते हैं। हफ्ता न दे पाने की स्थिति में उस वक्त को मिलती है एक भयानक मौत। और भयानक मौत कैसी कि जो प्लेट से फेंकने वाला बंदा होता है ना, वो प्लेट से लोगों की गर्दन काट देता है। ऐसा नागराज सोचता है, ओह तो वे बिगोलो के गुंडे थे इटली में जिनसे मेरी पहली भिड़ंत हुई। जेनी ने आगे बताया, सिसिली बीच पर उसका बिगोलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट चल रहा है, जहां युवकों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन दरअसल इस केंद्र की आड़ में बिगोलो का अपराध प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। उस आर्ट क्लब में प्रशिक्षण लेने वाले सभी खतरनाक गुंडे व मवाली, और जहाँ जुल, क्रांको, जॉनी और टोनी जैसे एक से बढ़कर एक खतरनाक प्रशिक्षक तैयार करते हैं। प्रशिक्षित कमांडो जिनकी इटली में दो दो जैसे माफिया ग्रुपों में काफी डिमांड रहती है। नागराज, क्या तुम बिगोलो का अंत नहीं करोगे? अब दोनों एक गाड़ी में बैठे लाल रंग की, और वहां से निकलते हुए जेनी पूछती है। नागराज जवाब देता है, इटली में बेम बेम बिगोलो ही मेरा शिकार है जेनी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम बिगोलो के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते। और अब कार चल पड़ी है आगे। जेनी बोलती है, अपने भाई खोजी पत्रकार टर्बो के कारण। टर्बो बिगोलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट्स में एक प्रशिक्षु की हैसियत से घुसपैठ करके उस केंद्र की तह तक पहुंचने के अवसर की तलाश में है। नागराज बोलता है, तुम मुझे बिगोलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट्स ले चल रही हो? हाँ, आज रविवार है और रविवार को वहाँ बहुत जबरदस्त मुकाबले होते हैं। अब दोनों आ गए क्लब के अंदर। एक रिंग है, सामने एक बंदा बैठा है और एक तरफ दूसरा बंदा बैठा है। ठसाठस भरा हुआ बिगोलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट्स का वह अखाड़ा। नागराज बोला, टर्बो? जेनी बोली, यस। टर्बो का मुकाबला पावर के साथ। और उधर से आवाज आई लाउड स्पीकर पे, आज का रोमांचक मुकाबला पावर और टर्बो के बीच होने वाला है। स्टेडियम में गूंज रही थी लाउड स्पीकर की कर्कश आवाज। पावर जो मूली की तरह तोड़ देता है अपने दुश्मन की गर्दन। जेनी बोली, नागराज, टर्बो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी मुकाबला आरंभ हुआ। पावर की फुर्ती देखने लायक थी। तेरी गर्दन गाजा की तरह तोड़ दूंगा। टर्बो उसे छू भी न पाया था। खटाक! पावर ने टर्बो को गिरफ्त में ले लिया और उसे अपनी लात मारी। टर्बो के लिए चिंतित जेनी रुक न सकी। पावर एक खूंखार खूनी है, जेनी तुम्हें मरने नहीं देगी टर्बो। बिगोलो का संकेत पाकर उसकी दोनों लेडी कमांडोज आगे बढ़ी। नागराज सोच रहा है ये सब देखते हुए, ये क्या कर रही है? क्या ये दोनों जेनी को मार डालने के लिए आगे बढ़ रही है? जेनी इतने में रिंग में आ गई टर्बो को बचाने। बिगोलो की कमांडोज हवा में सरसराई, या करके वो अंदर कूदी जेनी को रोकने के लिए, और इतने में सरसराया हवा में कुछ और भी। इन्हें रोकना होगा, और इनके लिए मेरे ये सांप निकले सरसराते हुए और दोनों लेडीज कमांडो को लपेट कर खड़े हो गए। पावर लगभग बेहोश हो चुके टर्बो की तरफ बढ़ा अपने अंतिम वार के लिए। अब तोड़ूंगा तेरी गर्दन। इतने में पीछे से जेनी ने धक्का दिया उसे। नहीं! जेनी पावर तक पहुंची तो सही, पर अगले ही पल पावर को रुकावटें पसंद नहीं, उसने उल्टे हाथों थप्पड़ दिया पीछे की तरफ। जेनी वहीं गिर पड़ी, लेकिन टर्बो तक नहीं पहुंच पाया पावर। बीच में नागराज जो आ पहुंचा था। यह बराबरी का मुकाबला नहीं है पावर। इस गुस्से का स्वाद बताने के लिए तुम होश में नहीं रहोगे। सचमुच? फिर न उठा पावर। नागराज ने उसे मुक्का मारा था और वो वहीं बेहोश। नागराज ने जेनी का हाथ पकड़ा, उठो। आह! नागराज ये टर्बो को मार डालता। तभी रिंग में प्रवेश किया बिगोलो ने, और वह टूट पड़ा टर्बो पर। उसने मुक्के मारे और टर्बो ने वहीं दम तोड़ दिया। बिगोलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट्स के कई रहस्य जानने के बाद तो जिंदा नहीं रह सकता टर्बो। टर्बो की चीख सुनकर पलटा था नागराज, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनी चिल्लाई, टर्बो! टर्बो को जेनी ने अपनी गोद में ले लिया और टर्बो मरते हुए बोलता है, जेनी, ये डायरी नहीं। टर्बो, उफ! टर्बो की मौत पर फुफकार उठा नागराज। बिगोलो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इटली में आकर ललकारूंगा। भागता कहाँ है नीच? मैं आया। बेम बेम बिगोलो तेरी से स्टेडियम से बाहर निकल गया है एक गेट से। टर्बो के शरीर को सुरक्षित रखकर नागराज उस द्वार की ओर लपका। तब तक पीछे से जेनी ने आवाज दी, ठहरो नागराज, मरते समय टर्बो ने ये डायरी मुझे दी है। इसमें बिगोलो और उसके ट्रेनरों तक पहुंचने के सभी रास्तों का जिक्र है नागराज। ओह, इसका मतलब टर्बो अपने मकसद में कामयाब हो गया था, और जरूर बिगोलो को इसकी खबर लग गई होगी। हाँ, इसलिए उसने पावर के हाथों टर्बो को मरवाना चाहा होगा। किंतु अब यह डायरी टर्बो का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगी। पूरा स्टेडियम खाली हो चुका था और डायरी के अनुसार अब उन्हें स्टेडियम की ही एक कक्ष में प्रवेश करना था। जेनी, बिगोलो तक पहुंचने से पूर्व मैं जुल, क्रोको, जॉनी और टोनी का खात्मा करूंगा। और सबसे पहला नंबर है जुल का। जुल जो कि एक चाकू का माहिर था, और उसने किया हुआ था नागराज के स्वागत का पूरा इंतजाम। आओ नागराज, जुल को तुम्हारा ही इंतजार था, और अच्छा हुआ तुम इस प्रेस रिपोर्टर जेनी को भी साथ ले आए। कल ये तुम्हारी मौत का समाचार अखबारों में छपेगी। अब थोड़ा सा कमरे का दृश्य बताता हूँ। वो जो चाकू फेंकते हैं ना एक गोली सी लकड़ी के मेज की तरफ, आपने एक मेज और देखी जो कांटेदार सी होती है, वैसा कुछ लगा हुआ है वहां पे, और एक स्टेज पर जुल खड़ा है। नागराज बोलता है, देखते हैं कल का अखबार तुम पढ़ोगे या मैं। तो फिर दम है तो इस मंच पर, जुल ने पुकारा। जेनी बोली, संभल कर नागराज। नागराज ने
भरी एक लंबी उछाल। ले, मैं तो आ गया जुल, अब रोक मुझे। जुल की एक जबरदस्त ठोकर ने उछाल फेंका नागराज को चाकुओं की दीवार की ओर, और नागराज के होठों से दर्द भरी सिसकारी फूट निकली, क्योंकि वो चाकुओं की दीवार में चाकू जगह जगह शरीर में घुस गए थे। जेनी की भी मुंह से चीख निकल गई। नहीं नागराज, नहीं। नागराज सोचता है मेरे स्थान पर कोई भी मानव होता तो जुल के इस वार से बच न पाता। जुल खुश होता हुआ बोला, क्यों नागराज, अब बच के दिखा। और नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। अब चौंका जुल। नागराज के जख्म अपने आप भर जाते शैतान। अरे, और नागराज ने नागरस्सी के सहारे उसे ठाक करके लात मारी। नागराज को इन मामूली धारदार चाकुओं से डराया जाता था। जेनी भी आश्चर्यचकित थी। उफ। जुल ने चाकू फेंकने के लिए कलाइयां ऊंची ही की थी, कितने में नागराज ने उसकी कलाई पकड़ी और चटका दी। इसके हाथ तोड़ दूंगा तो ये चाकू वर्षा रुकेगी। इस घुटने को भी तोड़ देता हूँ। और उसने उसे घुटना भी तोड़ दिया। मैं चाहूं तो तुझे यहीं तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुझे मौत देकर ही जाऊंगा मैं। और नागराज ने उसे मौत की तरफ उछाल दिया। जिस दीवार पहले नागराज पर था चाकू वाली, उसी चाकू वाली दीवार पर उसने जुल को उछाल दिया। चाकू की दीवार पड़ते ही जुल तो निपट गया। जेनी बोली, उफ नागराज, मौत से कैसे निकल आए तुम। जेनी, नागराज पर चाकू असर नहीं करते। नागराज ने टर्बो की डायरी का अगला पृष्ठ खोला। क्रोको तक पहुंचने के लिए क्या तुम मेरे लिए एक कार या जीप का इंतजाम कर सकती हो। क्यों नहीं नागराज। एक जीप पर सवार होकर चल पड़े क्रोको के पते पर। अब क्रोको जो था वो तस्तरी वाले में का माहिर था, प्लेट्स फेंकने का। और एक बीच में मंच सा है हल्का सा, और ट्रॉली में बहुत सारी तस्तरियां हैं उसके हाथ में। आओ नागराज, क्रोको तुम्हारा स्वागत करता है। क्रोको, जिसके सामने एक पल की भी चूक का मतलब था सीधा यमराज के दरबार में दस्तक। और नागराज दस्तक दे बैठा था क्रोको को एक खुली जंग के लिए। 4 लकड़ी की बंबू लगे हुए हैं। क्रोको ने तस्तरियां उछाली। नागराज को समझ में आ गया पूरा गेम की यहाँ पे क्या है। नुकीली धार वाली इन तस्तरियों के से छू जाने का अर्थ होगा जिस्म के उस हिस्से की मौत। गोली की तेजी से बढ़ती है ये अपने दुश्मन की ओर, और सर साए साए करके वो तस्तरियां उन लकड़ी के बंबुओं से टकराई और बंबुओं के टुकड़े हो गए जहां भी लगे थे। क्रोको बोला, नागराज, मैं धोखे से वार नहीं करता, वरना ये सारी तस्तरियां तुम्हारे भी इतने ही टुकड़े कर डालती। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई क्रोको, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत दुख होगा। नागराज, पहले तेरे 7 टुकड़े करूंगा, फिर इस लड़की के। अपनी अद्भुत फुर्ती के कारण ही बच रहा था नागराज। उसने तस्तरियां बहुत फेंकी, लेकिन नागराज बच गया हर तस्तरी से। जब सभी तस्तरी से बच गया तो नागराज अब भी खड़ा था ठीक ठाक। क्यों क्रोको, तस्तरियां खत्म हो गई। क्रोको सोच रहा है, ये इंसान है या छलावा। मेरी तस्तरियों से आज तक कोई इंसान नहीं बच पाया है। क्रोको तस्तरियों के दूसरे ढेर पर झपटा, उस ट्रॉली में से निकालकर। इस बार तेरी लाश गिरा कर रहूंगा नागराज, मैं तुझे पूरा मौका दूंगा क्रोको। तस्तरियां हवा में सनसनाती हुई नागराज पर झपकती रही। तेरे सिर के ही 20 टुकड़े गिराता हूँ पहले। सिर के 20 टुकड़े। और उसने बहुत सारी तस्तरियां फेंकी। आगे वो एक लकड़ी के खंबा था, उसमें जाके सारी खट 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 करके फंस गई तस्तरी। जेनी आश्चर्यचकित थी। उफ। नागराज बोला, तुम्हारी ये तस्तरियां मुझ पर अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब रही है क्रोको। क्रोको अब समझ नहीं पा रहा है, ये छलावा ही है। मैं तुझे मसल कर रख दूंगा नागराज। और वो खुद झपटा नागराज पर। क्रोको के रास्ते से हट गया नागराज और लकड़ी के टुकड़े में जाके लड़ गया क्रोको। नागराज ने पलक झपकते ही जो लकड़ी के टुकड़े हुए थे उनको उठा लिया और तस्तरी के रूप में उस टुकड़े का इस्तेमाल किया। इस लकड़ी की तस्तरी का स्वाद बताना मुझे क्रोको। क्रोको, मैं सिर्फ 7 तस्तरियां फेंकूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक मौका होगा। नागराज ने 7 तस्तरियां क्रोको पर फेंकी। और आओ जेनी, तुम भी देखो ये तमाशा। और क्रोको के टुकड़े, उफ, उसका हाथ, गला, धड़, कमर, पैर सब कट के अलग हो गए। नागराज, 7 आश्चर्यों के बाद दुनिया का अगला आश्चर्य तुम ही बनोगे क्या। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। दोनों जीप में बैठे और आगे बढ़ गए। बिम बिम बिगोलो की ऐसी भयानक मौत का इंतजार कर रही है मेरी आंखें। अब जॉनी और टॉनी मिलेंगे इस पंडाल में। दोनों अंदर आए। एक सर्कल में रिंग है जिसमें खड़े हैं टॉनी और जॉनी। टॉनी, बोल जॉनी। नागराज सोच रहा है बहुत खतरनाक है ये दो जोकर। दोनों के हाथ में गन है और ये लाफिंग गैस वाले बंदे हैं। ये नागराज यहाँ तक आ पहुंचा है। यह यहाँ आ ही गया है तो बचकर नहीं जा पाएगा। इनके हाथ में थमी लाफिंग गैस स्प्रे गन की प्रहार से बचना होगा मुझे। जेनी, ये दोनों कराटे लाफिंग स्टाइल से लड़ते हैं। टॉनी जोनी की लाफिंग गैस स्प्रे गन से गैस उगली, इसे हंसा हंसा कर मारेंगे हम। जेनी, बचो इस गैस से। नागराज जंप कर गया, लेकिन जेनी न बच सकी उस गैस के प्रहार से। और उफ, अब जेनी पर पड़ा हंसी का भयानक दौरा। नागराज, मुझे हा 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 हा, मुझे कहा क्या हुआ मुझे, हा नागराज ही। नागराज को समझ में आ गया ये तो गई काम से। गैस तुरंत असर करती है। उधर जॉनी, बोल टोनी। नागराज तो बच गया, अब नहीं बचेगा। और उन्होंने फिर गैस का प्रहार किया। जॉनी से तो बचा नागराज, पर टोनी से ना बच सका। उफ, वो मारा और नागराज 2 जोकरों के जाल में फंस कर रह गया। वो भी हंस रहा, पेट पकड़ के अपना। हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। नागराज तुम भी। जॉनी,
बोल टोनी। अब नागराज को दिखाते हैं कराटे लॉफिंग के गुण। पीछे से लात मारी, ये मेरा पहला वार नागराज पर। ये तो पिटने के बाद भी हंस रहा है, हमें इसे हंसा हंसा कर मारना है। रिंग के अंदर वो नागराज को लपेट रहे हैं। मेरा कराटे लॉफिंग स्टाइल कैसा लगा नागराज? बाहर जेनी हंस हंस के पागल हुई जा रही है, गिर पड़ी है, लोटपोट हो रही है। ठाक करके उसने लात मारी टोनी ने, नागराज गिरा। इसकी लाश का तोहफा हम मास्टर बिगोलो को तोहफे में देंगे तो वह बहुत खुश होगा। शाबाश जॉनी। इस बार आईने में खुद को देखकर चौंक पड़ा नागराज। जैसे नागराज जहाँ पे गिरा था वहां पे एक आईना रखा हुआ था। नागराज ने आज अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल खुद पर किया। होश में आओ नागराज, अब नहीं हंसना है तुम्हें। टोनी नागराज की ओर उछला। क्यों जॉनी, कैसी रही? वाह टोनी, बहुत अच्छी रही। टोनी उछला और इस बार नागराज तैयार था। सचमुच बहुत अच्छी रही। उसने उल्टे धाड़ का मारा एक हाथ। अब इन्हें लाफिंग स्टाइल से ही मारूंगा। फिर उससे पहले कि जॉनी गन को कंधे से उतार पाता, ओह नहीं, उसने उसके ऊपर गन जला दी स्प्रे वाली। टोनी भी न बच सका। जॉनी और टोनी के ठहाके गूंज उठे। अब तुम्हें हंसा हंसा करके ही मारूंगा। जबकि जेनी पर गैस का प्रभाव अब समाप्त हो रहा था। नागराज ने पूरी गैस गन ही खाली कर दी दोनों पर। नहीं, ही बस करो नागराज, ही हम मर जाएंगे, उफ। फिर अचानक फर्श पर उलट गए दोनों। नागराज ये दोनों मर चुके हैं, जानता हूँ। वो उन्हें छोड़कर अंदर बाहर आ गए अपनी जीप की तरफ। सचमुच नागराज, बिगोलो तक पहुंचना आसान नहीं था। आओ बिगोलो से मुलाकात के क्षण आ पहुंचे। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जो है टेम्पल ऑफ शाओलिन। टेम्पल ऑफ शाओलिन, यहाँ मिलेगा बेम बेम बिगोलो। और शीघ्र ही बेम बेम बिगोलो था नागराज के सामने। वो एक सिंहासन पर बैठा था, बेहद गठीला नौजवान। आओ नागराज, बिगेलो के महारथियों को मात देकर बिगोलो तक पहुंचने वाले तुम और जेनी पहले इंसान हो। नागराज बोला, पहले और आखिरी। अब ना तुम रहोगे बिगोलो और ना तुम्हारा ये टेम्पल ऑफ शाओलिन। बेम बेम बिगोलो इटली का ग्रेट जिम्नास्ट, रबड़ की तरह ही लचीला है उसका जिस्म। लोग उसे कहते हैं रबड़ का गुड्डा। नागराज, बेम बेम बिगेलो को कभी नहीं भूलोगे तुम। संभालो मेरा वार। उसने ठाक करके मारी नागराज। सचमुच ग्रेट जिम्नास्ट है ये। उफ। बिगेलो और रबड़ का गुड्डा नागराज के विपरीत दिशा वाली दीवार की ओर भागा और दीवार से टकरा कर उछला नागराज की ओर और उसने सर की एक टक्कर मारी नागराज के सीने में। नागराज ने गिरते ही वार किया बिगेलो पर उल्टे लात का। नागराज ने उछलकर घूंसे का प्रहार किया पर बिगोलो नहीं तेज निकला। जबरदस्त लचक है इसके शरीर में और उसने गिरते गिरते भी नागराज को एक लात मार दी। बिगेलो से नहीं जीत पाएगा तो नागराज। उसने 2 गर्मा गर्म सलाखें निकाल ली। इन गर्म सलाखों से दाग दूंगा तुझे नागराज। और साए साए करके उसने लेफ्ट राइट दोनों तरफ से नागराज पर वार किया गर्म सलाखों। बिगेलो से इसी तरह की खूनी जंग की उम्मीद थी मुझे। उफ। नागराज ने वो दोनों सलाखें पकड़ ली अपने हाथ से और जल उठे नागराज के हाथ। लेकिन फिर भी बिगेलो के हाथों से खींच ली उसने वो दहकती हुई सलाखें। कड़ाक कड़ाक करके वो टूटती हुई उसके हाथ में आ गई। अब सलाखों के बगल में एक और चैम्बर था जिसपे एक बेलचे पर, जिससे वो सीमेंट मोरंग भरते ना, उस पर कुछ अंगारे गर्म हो रहे थे भट्टी में। नागराज, अंगारों की बारिश से बचकर दिखाओ। बिगोलो ने उठाया और वो फेंक दिया नागराज के ऊपर। एक के बाद एक हमला कर रहा है ये। उफ, अंगारे। नागराज सोचने लगा, आज तेरी मौत तुझे यहाँ बिगोलो के पास ले आई है नागराज। उसने बेलचे से वार किया। यह देख, चीख पड़ी जेनी। नागराज, बिगोलो का जिस्म रबड़ का बना है, रबड़ का गुड्डा तभी बोलते थे इसको। अब तू पहले मरेगी। बिगोलो हवा में लहराया। नागराज ने खींची गर्म लोहे की सलाखें उसी दराज से और वो कूद कर आ गया जेनी के सामने। फिर नागराज बन गया बिगोलो और जेनी के बीच दीवार। बस बिगेलो, जेनी को मत छूना। नागराज ने सलाखें खींच मारी रबड़ के गुड्डे पर। दूसरी सलाख को तलवार की तरह घुमा दिया नागराज ने और उसके सीने पर बहुत सारे घाव हुए। और पहली सलाख को घुसेड़ दिया उसके सीने में। अंगारों की बारिश में नहाएगा बिगेलो? नागराज उससे पूछता है फनी अंदाज में। और उसी बेलचे पर जो जिससे पहले उसने नागराज पे वार किया था, अंगारे फेंके थे, वैसा ही सेम उठा के उसने फेंक दिया बिगेलो के ऊपर। ले नहा अंगारों की बारिश में। जहां जहां अंगारे गिरे जिस्म रबड़ के बथुए की तरह गल गया बिगोलो का। धड़ाक। उसने बेलचे से उसकी गर्दन पे वार किया। ये गर्म बेलचा तेरी खाल जिस्म से अलग कर देगा। नागराज ने बिगोलो को उठाया कॉलर से। बिगोलो, अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। इटली से तुम्हारा आतंक अब हमेशा के लिए हट जाएगा। मैंने तुम्हारी शक्ति को कम आंका था नागराज, बिगोलो बोलता है। और अगले ही पल नागराज ने बिगेलो को भट्टी में उछाल दिया। जहां से बेलचा निकाला था वो भट्टी उसमें उसी में डाल दिया उसने बिगोलो को। बेम बेम बिगोलो, आज तेरा किस्सा समाप्त करता है नागराज। जो पूरा कच्छ था वो रबड़ व मांस की मिली जुली दुर्गंध से भर गया था। थैंक यू जेनी, बिगेलो को खत्म करने में तुमने बहुत बड़ी मदद की। नागराज, अब यहाँ से निकलो, दुर्गंध से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगले ही पल दोनों कच्छ से बाहर निकल गए, जीप में सवार होकर वहां से चल पड़े और कुछ देर बाद वे पहुंचे बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट। जेनी, अब इस क्लब का नाम होगा टर्बो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट। आज से तुम इस क्लब की इंचार्ज हो जेनी। मैं? लेकिन नागराज, यहाँ नागराज तुम्हारी एक नहीं चलने देगा जेनी। ओह ठीक है नागराज, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस स्कूल से निकला एक भी विद्यार्थी बिगेलो की राह नहीं पकड़ेगा। गुड गर्ल।
और नागराज पुनः बढ़ चला अपने सफर पर, जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। दोस्तों, इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ट्राई करिए पढ़ने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।